नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जो जानकारी होती है, ज्ञान होता है, ये सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि यदि आपके पास जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो आप किसी बड़ी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। आपको कोई बहला फुसला के आपसे कोई ठग नहीं पाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वर्तमान समय में जानकारी न होने की वजह से काफी लोग ठगे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस में देख लिया जाए तो जो पत्नी है, पति के ऊपर जाके बेवजह में झूठे मुकदमे लगा देती है। अब पति बेचारे को इन सब मुकदमों के बारे में जानकारी ही नहीं है, कैसे लड़ना है, क्या करना है, क्या चीजें ध्यान देनी है। ऐसे में पति परेशान हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जब पति परेशान है तो उसकी परेशानी में उसका फायदा उठा रहे हैं, उससे ठगने लग रहे हैं, उससे पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ पत्नी का भी यही मकसद रह रहा है कि पति को परेशान करो, फंसाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठो, पैसे ले लो। अब पति को जानकारी नहीं है, इसी वजह से लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं। जब आपको जानकारी रहेगी तो लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। उनके द्वारा किए गए झूठे केस में, उनके फरेब में आप नहीं फंसेंगे और अपना केस जो है वो इस प्रकार से लड़ेंगे कि आपको ना कोई ठग पाएगा, ना ज्यादा समय लगेगा, ना आप ज्यादा परेशान होंगे। तो अगर आपके पास जानकारी है किसी भी क्षेत्र में, तो आप उस बड़ी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल सकते हैं जिसमें आप कई वर्षों तक परेशान होते। तो आज मैं आपको एक जो मैट्रिमोनियल केस में काफी प्रचलित मुकदमा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जो पत्नी मुकदमा लगाती है, उससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यदि आपको ये जानकारी हो जाए तो आप डीवी एक्ट के मुकदमे में आसानी से अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, सामने वाली पार्टी को सबक सिखा पाएंगे और साथ ही साथ जो लोग आपसे ठगने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे पैसे लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी आप पैसे देने से बच जाएंगे। साथ ही साथ आप अपना समय भी बचा पाएंगे। तो डीबी एक्ट के संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। और यदि आप ये जानकारी रख लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो घरेलू हिंसा का मुकदमा है उसमें किस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, लेटेस्ट में क्या चीजें चल रही हैं, ये समझाने वाला हूं। साथ ही साथ कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप ध्यान देते हैं तो आप केस में गारंटी है मेरी कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे। आप पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाएंगे। साथ ही साथ उसे किसी प्रकार का कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हम तीसरी बात ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का यूज यदि आप डीबी एक्ट में करती हैं फैक्ट के साथ, तो आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो जाएगा, पत्नी का जो मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा। तो तीन महत्वपूर्ण बातें हम समझेंगे कि लेटेस्ट में किस प्रकार से की डीबी एक्ट में प्रक्रिया चल रही है, आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, साथ ही साथ कौन से जजमेंट का यूज करके आप केस को खारिज करा पाएंगे। तो ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, जैसे 498A में कैसे लड़ना है, क्या करना है, 125 CRPC में क्या करता है, कैसे करना है, कैसे लड़ना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है। डीवी एक्ट के संबंध में अच्छी जानकारी मिलेगी। सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, तो जो भी मैट्रिमोनियल केस है उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो यदि कोई भी मैट्रिमोनियल केस आप लड़ रहे हैं तो इस किताब का अध्ययन जरूर करिएगा, जिससे आपका पक्ष मजबूत होगा, सामने वाली पार्टी को आप सबक सिखा पाएंगे। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। आज जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो इसी किताब के माध्यम से बताने वाला हूं। मेरी जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और जजमेंट आते हैं वही बताए जाते हैं। जैसे कि आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से जजमेंट का यूज करके डीबी एक्ट का मुकदमा आप खारिज करा सकते हैं, उस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो वहीं आपको इस जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जो जुड़ने का चार्ज है वो 500 रुपए है, जो वन टाइम आपको पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा।
ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए बारी बारी से हम अपनी तीनों बातों को समझते हैं कि डीवी एक्ट में कैसी प्रक्रिया चलती है, क्या सावधानियां रखनी होती हैं और कौन से जजमेंट का यूज करके आप डीवी एक्ट में फैक्ट अगर आपका ऐसा है तो डीवी एक्ट का मुकदमा खारिज करा सकते हैं, पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो पहले हम प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो देखिए, जो डीवी एक्ट का प्रक्रिया चलता है उसमें नॉर्मली देखिए जो पत्नी होती है वो सबसे पहले जो संरक्षण अधिकारी होते हैं यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनके पास कंप्लेन करती है। वो एक डीआईआर रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के वहां उस मामले को भेज देते हैं। मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हैं या फिर पत्नी चाहे तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के वहां भी कंप्लेन कर सकती है। मजिस्ट्रेट उसके बाद चाहे तो संरक्षण अधिकारी के पास मामले को भेज सकते हैं या डायरेक्ट संज्ञान ले सकते हैं। तो ये तो हो गया मजिस्ट्रेट तक की बात। अब देखिए, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेते हैं तो जो विपक्षी होते हैं यानी पति और पति के घर वाले होते हैं उन्हें नोटिस भेजा जाता है। जब नोटिस भेज दिया जाता है, नोटिस का तामीला हो जाता है, उसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो पति आके कोर्ट में हाजिर होगा या नहीं होगा। तो पहले समझते हैं जब पति हाजिर नहीं होता है तो क्या होता है। जब पति का नोटिस का तामीला हो जाता है इसके बाद भी वो हाजिर नहीं होता है तो पत्नी प्रार्थना पत्र देती है कि इस जो उसका डीवी एक्ट का मुकदमा है उसमें एक पक्षी कार्यवाही कर दी जाए। उसके बाद जब एक पक्षी कार्यवाही का प्रार्थना पत्र पत्नी देती है तो कोर्ट जो होता है एक पक्षी कार्यवाही का आदेश करता है। पत्नी एक पक्षी साक्ष्य देती है, अपना बयान कराती है, अपने घर वालों का बयान करा देती है और उसके बाद एक बहस हो जाती है, एक्स पार्टी आर्गुमेंट हो जाता है और जजमेंट आ जाता है। तो ये तो हो गया एक पक्षी आदेश। अब अगर यदि पति नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो उसके बाद देखिए जब पति हाजिर होता है उसके बाद फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है। दोनों पक्षों का मीडिएशन होता है, उसके बाद मीडिएशन की रिपोर्ट लगती है और उसके बाद अगर मामला बन जाता है, मीडिएशन से सुलह हो जाती है तो मामला खत्म हो जाता है। नहीं होता है तो मुकदमा आगे बढ़ता है। अब पति को अपनी जवाबदेही देनी होती है, यानी जो पत्नी आरोप लगाई है, जो बातें लिखी है उस संबंध में उसका क्या कहना है वो बताता है। उसके बाद जो पत्नी प्रार्थना पत्र दी होती है अंतरिम भरण पोषण के लिए, उस पर सुनवाई की जाती है। यानी डीवी एक्ट का जो पत्नी मुकदमा करती है तो उसमें अंतरिम भरण पोषण यानी जो मुकदमा चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक के लिए उसे भरण पोषण दिलवाया जाए, इसके लिए वो प्रार्थना पत्र देती है। तो उस पर सुनवाई चलती है। जब उस पर सुनवाई हो जाती है, कोर्ट को लगता है कि अंतरिम भरण पोषण देना चाहिए तो कोर्ट आदेश करता है, नहीं देना चाहिए तो खारिज कर देता है। तो उसके बाद वाद बिंदु बनता है, यानी किन किन बातों को लेके विवाद है, दोनों पार्टी में क्या क्या विवाद है ये कोर्ट बनाता है। और उसके बाद साक्ष्य का नंबर आता है जिसमें सबसे पहले पत्नी अपना बयान कराती है और पति पक्ष के जो वकील होते हैं उसका जिरह करते हैं यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद पत्नी अपने एक और गवाह का बयान कराती है, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद पति पक्ष की गवाही ली जाती है जिसमें पति अपना बयान देता है, घर वालों का बयान देता है और जिरह जो करते हैं वो पत्नी के अधिवक्ता करते हैं। उसके बाद अंतिम बहस होती है जिसमें जो भी फैक्ट सामने निकल के आए होती हैं वो बातें कोर्ट में रखी जाती हैं, बताई जाती हैं दोनों वकील की तरफ से। और उसके बाद कोर्ट को लगता है कि ऑर्डर होना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए या प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए पत्नी को, तो कोर्ट ऑर्डर करता है। कोर्ट को लगता है कि ये मुकदमा नहीं चलाए जाने योग्य है, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, तो मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई एक प्रक्रिया। इस संबंध में और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा। तो ये प्रक्रिया अब हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप मुकदमा गारंटी है कि जीत जाएंगे। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि जो पत्नी आरोप लगाती है, अपना प्रार्थना पत्र देती है, जब आप उस पर जवाबदेही देते हैं तो उसको आपको स्ट्रांग रखना है। बहुत लोग नॉर्मली ऐसे कुछ भी लिख के दे देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जो आप जवाबदेही दें उसे काफी स्ट्रांग तरीके से लिखे, काफी उसमें अच्छी बातें लिखे, सोच समझ के उसे बनाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिख के आप दे दे, एक फॉर्मेलिटी वो नहीं होती है। वो आगे कैसे मुकदमा चलेगा, क्या निर्णय होगा, आपकी जवाबदेही पे ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो जो आप जवाबदेही दें उसे सोच समझ के अच्छे से और स्ट्रांग तरीके से बनाए, जिससे कि आपका पक्ष मजबूत हो सके, आगे आपको सफलता मिल सके।
तो जवाबदेही अच्छे से देनी है। दूसरी चीज होती है जिरह, यानी पत्नी जब अपना बयान दे दे, गवाहों का बयान कराए, उस समय क्रॉस एग्जामिनेशन कराना होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो ऐसे में आपका सफलता मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आप पत्नी जो बयान दी होती है उसे गलत साबित कर देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए, पत्नी के गवाहों को झूठा साबित कर देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए, तो ऐसे में आपकी सफलता मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, आपका जीत मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इन दोनों चीजों को आप अच्छे से समझने के लिए, जैसे आपका कोई मुकदमा चल रहा है उसमें आप कुछ ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और जिरह के संबंध में क्या चीजें पूछे, क्या करे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए भी आप मुझसे कॉल पे बात करके समझ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज हो गई कि आपको जो आपका प्रार्थना पत्र पे WS देना है, रिटन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्शन देना है, वो अच्छी तरह से देना है, क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छी तरह से देना करना है। तो ये दोनों चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जो तीसरी चीज है, आपको फोकस किस चीज पे करना है। तो देखिए, पत्नी जो आरोप लगा रही है, कह रही है कि मेरे साथ हिंसा हुई, मेरे साथ प्रताड़ना हुई, क्रूरता हुई, परेशान किया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, तो ये सब जो पत्नी कह रही है इसे कोर्ट में आपको गलत साबित करना है। अब देखिए, यदि आपकी पत्नी जो है वो कहीं कार्य कर रही है, नौकरी कर रही है, उसे भरण पोषण मिल रहा है, इसके बावजूद भी वो DV एक्ट का मुकदमा की है और भरण पोषण की मांग कर रही है, तो आप यदि कोर्ट में साबित कर देते हैं कि वो कमा रही है, नौकरी कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि DV एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि पत्नी काम कर रही है, कमा रही है तो उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ जो मुख्य चीज है वो ये साबित करनी होती है कि जो पत्नी है वो, उसके साथ जो भी आरोप वो लगा रही है वो गलत आरोप है। तो फोकस आपको किस चीज पे करना है कि जो पत्नी है जो आरोप लगाई है वो गलत आरोप लगाई है, झूठे आरोप लगाई है, मुझे फंसाई है, झूठे आरोप, मनगढ़ंत कहानी है, कोई साक्ष्य नहीं है, जिरह करके गवाहों को गलत साबित करना है। तो फोकस आपको इस चीज पे रखनी है कि पत्नी जो आरोप लगाई है उसे आप गलत साबित कर दें। जब तक आप उसे गलत नहीं साबित करेंगे आप नहीं जीत पाएंगे। तो जीत के लिए आवश्यक है कि आप पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत साबित करें। इस संबंध में आप समझने के लिए मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे आप ध्यान रखते हैं तो जीतने का चांस आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए, कौन से जजमेंट का यूज आपको करना है ये हम जान लेते हैं। तो जो जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक जजमेंट है, जो संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा के मुकदमे में आया है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि यदि पत्नी घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा करती है और कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, क्रूरता हुई है, तो वो इस अधिनियम के तहत किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने की हकदार नहीं है। तो यदि आप कोर्ट में इस जजमेंट का भी यूज कर देते हैं, कोर्ट में साबित कर देते हैं कि पत्नी ने गलत आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, साथ में इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज कर देते हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, बिना साक्ष्य के ही आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में पत्नी को घरेलू हिंसा का जो मुकदमा है उसके तहत रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, इस अधिनियम के तहत उसे रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो आप मुकदमा जीत जाएंगे, पत्नी का मुकदमा खारिज करा देंगे, पत्नी को कोई अनुतोष नहीं प्राप्त होगा। तो आशा कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और जो भी मैंने जानकारी दी है उससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे, नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। ऐसे में आप और भी ज़्यादा DV एक्ट के संबंध में समझना चाहते हैं तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करा के। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी भी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।